बायोलॉजी की थर्ड यूनिट। पहला डायग्राम यहाँ देख सकते हैं GN रामचंद्रन का दिया हुआ है। इनका मेन कंट्रीब्यूशन जो था ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन का ये डिस्कवरी किए थे और इसको पब्लिश किए थे इन अ बुक जिसका नाम था नेचर इन 1954। और इनका एक और कंट्रीब्यूशन था जिसको रामाचंद्रन प्लॉट कहते हैं, जो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। इनके बारे में दो चीज़ याद रखेंगे, रामाचंद्रन प्लॉट स्ट्रक्चर बायोलॉजी में और ये हेलिकल ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे RBC का बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वाइट ब्लड सेल्स का एमीबॉइडल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कॉलमुनार एपिथेलियम सेल्स का लॉन्ग और नैरो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फिर यहाँ के नर्व सेल्स का ब्रांचिंग एंड लॉन्ग, जो ब्रांचिंग होती है नर्व सेल्स में, डेंड्राइट जिसको कहते हैं, देख सकते हैं आप। फिर यहाँ ट्रैकेड्स जो कि पीछे भी देख चुके हैं और मेसोफिल सेल्स जो कि पीछे भी देख चुके हैं। और यहाँ पे अब अगला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, साइज के बारे में मेंशन किया है। यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का साइज होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट होता है PPLO जिसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, 0.1 माइक्रोमीटर। और वायरस जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच एग्जिस्ट करता है, लेकिन होता सबसे छोटा नॉन लिविंग है। ये नॉन लिविंग या लिविंग दोनों कह सकते हैं। तो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, और उससे भी छोटा अगर कोई लिविंग जिसको कह सकते हैं तो वह PPLO। और यहाँ पे एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें याद रखने लायक हैं, जैसे वैक्यूल हो गया, ये एनिमल सेल्स में नहीं प्रेजेंट होता है। फिर गोल्गी बॉडी हो गया, ये भी एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। फिर सेल वॉल हो गया, ये भी एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये भी एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। और फिर यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन किया गया, पेरोक्सीजोम। और यहाँ पे एनिमल सेल में आप देखेंगे तो यहाँ मेंशन किया है आपका पेरोक्सीओम। तो याद देख सकते हैं, स्पेलिंग का थोड़ा अंतर है, तो याद रखने वाली बात यही इतनी थी, डिफरेंसेस ही याद रखे जाते हैं। अब यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया हुआ है, सिंगल निकोल्सन का जो मॉडल प्रपोज किया गया था। इसमें याद रखने वाला क्या चीज़ है, पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, शुगर प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट में देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इंटीग्रेटेड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और जानते हैं फॉस्फोलिपिड की एक बाइलेयर प्रेजेंट होती है जिसमें होता है लिपिड, फॉस्फेट और लिपिड, तो ये याद रख सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें दो पार्ट है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम जो है स्मॉल डॉट देख सकते हैं इधर नहीं प्रेजेंट है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं लिपिड सिंथेसिस करेगा। तो बस यही इतना याद रखने वाली बात है। फिर इसके बाद गोल्गी एपरेटस आता है, इसमें इधर सिस फेज है तो इधर ट्रांस फेज है। सिस फेज से ये गोल्गी एपरेटस सिस फेज से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुटा होता है, और जो ट्रांस फेज से ये अपना जो प्रोडक्ट होता है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहते हैं उसको आगे ट्रांसमिट करता है। तो याद रखने वाली बात है ये। अब मेजर स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और क्रिस्टी जिसमें आप आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, क्रिस्टी में ही आपका जो साइटोक्रोम होता है वो प्रेजेंट होता है, जिससे रिस्पायरेशन में हेल्प मिलती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रिस्टा में ही प्रेजेंट होता है। इनर मेम्ब्रेन सरफेस देख सकते हैं, और तो कुछ खास मेंशन नहीं किया है। अब इम्पॉर्टेंट डायग्राम आया क्लोरोप्लास्ट का, देख सकते हैं जो एक डिस्क होता है इसको हम लोग थाइलाकॉइड कहते हैं। पूरा कॉम्पैक्ट एक डिस्क का स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रेना कहते हैं। जो लैमिला जो प्रेजेंट है इसके अंदर उसको स्ट्रोमा कहेंगे। और आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन देख सकते हैं, स्ट्रोमा लैमिला देख सकते हैं जो बीच में जुटा हुआ है इन दोनों के बीच में। और एक चीज़ इसमें याद रखने वाली बात है, जो चारा होता है उसमें 500 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं एक सेल में, और क्लेमाइडोमोनास में पर सेल एक प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों डाटा याद रखेंगे। इस बार एनसीईआरटी में एक नया डायग्राम, ये करेक्शन ऐड हुआ है, देख सकते हैं। राइबोसोम का स्ट्रक्चर, स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट किस तरह से एक दूसरे पे जुटा होता है। तो ऊपर वाला लार्जर है, नीचे वाला स्मॉलर, तो यही बस इतना याद रखना है। अब यहाँ सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें एक रेडियल स्पोक्स होता है, जो इंपॉर्टेंट बात है याद रखने का।
फिर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होता है और पेरिफेरल 9 होता है। 9 देख सकते हैं, 9 होगा ये पेरिफेरल वाला, और सेंट्रल 2 होगा जिससे सीलिया और फ्लैजेला में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, 9+2 स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। 9+2 समझ गए होंगे, 9 बाहर और 2 अंदर, और ये दोनों जुटे होते हैं मिडिल वाले से रेडियल स्पोक से, और आपस में जुटे होते हैं सेंट्रल क्या कहते हैं इंटर डबलेट ब्रिज से। तो बस ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इस स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है देख सकते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जिसको सेटेलाइट कह रहे हैं, और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो होता है वो सेंट्रोमियर होता है। तो देख सकते हैं पहला स्ट्रक्चर दिया हुआ मेटासेंट्रिक का, जिसमें दोनों आर्म्स के बीच में है, जस्ट सेंटर में है, तो इसको मेटासेंट्रिक कहेंगे। स्लाइटली अवे होगा फ्रॉम द सेंटर तो उसको हम लोग सब मेटासेंट्रिक कहेंगे। एकदम बाहर से जस्ट अंदर होगा तो उसको आर्कियोसेंट्रिक कहेंगे, और जस्ट एकदम पेरिफेरल पे होगा, दूसरा वाला आर्म एकदम नहीं बहुत कम दिखेगा तो उसको हम लोग टर्मिनल कहेंगे, टीलोसेंट्रिक कहेंगे या टर्मिनल कहेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है बायोमोलिक्यूल। इसमें देख सकते हैं शुगर का जो 2 डायग्राम दिया हो ग्लूकोज और राइबोज का। शुगर जो है प्राइनोज रिंग है, यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड रिंग बोला गया, कार्बन नहीं, क्योंकि कार्बन नहीं होता है, 6 कार्बन नहीं होता है, 6 मेंबर्ड होती है। और राइबोज जो होता है वो 5 मेंबर्ड रिंग जिसको फर्नोज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप फ्रक्टोज को ले सकते हैं। बगल में दिया हुआ है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड इस पर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर हम लोग मेजर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, NH2C COOH, एक साइड H और एक तरफ R ग्रुप लगा रहता है। जब ये R ग्रुप की जगह हम लोग H लगा दें तो ग्लाइसिन बन जाता है, R की जगह CH3 लगा दें तो एलिलीन बन जाता है, और सेरीन अगर R की जगह CH2OH लगा दें तो सेरीन बन जाता है। अगर सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड पूछे तो यही क्या कहते हैं ग्लाइसिन का आंसर जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, बस इससे ज़्यादा आपको कोई भी किसी का स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है। अब अगला स्ट्रक्चर है जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, जो कि सेल मेम्ब्रेन में जो पाया जाता है, लेसिथिन का स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है। तो इसमें मेजर पार्ट आप ये देख सकते हैं, इससे आपको याद रहेगा जो CH2N CH3 वाला जो ग्रुप है, अगर ये कहीं दिखता है तो फॉस्फोलिपिड यानी कि लेसिथिन का आंसर जाएगा। तो इसके बाद मोस्ट डेकोरेटेड लिपिड जिसको हम लोग कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, मोस्ट डेकोरेटेड या मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है जो सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो चार्ट है। तो इसमें पहला आएगा क्या कहते हैं, पिगमेंट में आएगा कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन, एल्कोलाइड में मॉर्फिन और कोडीन, टर्पेनॉइड्स में आएगा मोनोटर्पिन डाइटर्पिन, इसेंशियल ऑयल में आएगा लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन में आर्बिन और रेसिन, लेसिथिन जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है कॉनकेनाविल ए आता है, ड्रग में विनब्लास्टिन और सर्क्यूमिन, ये तो नहीं याद रखने लायक है लेकिन विनब्लास्टिन इंपॉर्टेंट है, और पॉलीमरिक सबस्टेंस में रबर, गम और सेलुलोज। तो ये इंपॉर्टेंट, इससे कई बार क्वेश्चन आया है इस चार्ट से। अभी एवरेज कंपोजिशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे वाटर का मेजर कंपोजिशन होता है बॉडी में 70 to 90%। वाटर के बाद अगला आता है प्रोटीन जो 10 से 15%। अब इसके बाद अगला आता है न्यूक्लिक एसिड जो 5 से 7% होता है। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, वाटर, प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड आता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, लिपिड फिर, और फिर लास्ट में आयंस। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, वाटर, प्रोटीन। अब यहाँ वाटर है फिर प्रोटीन, अगर प्रोटीन ज़्यादा होगा तो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड में ही होगा तो न्यूक्लिक एसिड ज़्यादा होगा फिर। और फिर मेजर कंपोनेंट जिससे बॉडी एनर्जी पाता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जानते हैं लिपिड से ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी चार्ट से 2019 में क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं GLUT4 जो दिखा हुआ है, ये इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, इसी लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सबसे भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कोलेजन का इंटरसेलुलर ग्राउंड मटेरियल है, इंसुलिन हार्मोन है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, एंटीबॉडीज में आता है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो याद ही रहता है। रिसेप्टर में सेंसरी रिसेप्टर जैसे स्मेल, टेस्ट, हार्मोन वाला। अब यहाँ पे ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर दिया हुआ, तो मेजर इसमें पूछेगा क्या, इस जगह पे अगर कोई कनेक्शन है तो 1,4 का कनेक्शन है, और जो लोग अंदर पढ़े होंगे जानते हो 1,4 का क्या कनेक्शन की बात हो रही है। और यहाँ पे जो कनेक्शन है यहाँ 1,4 भी है, 1,4 कनेक्शन भी है, और 1,6 कनेक्शन भी है। तो यही मेजर क्वेश्चन आ सकता है इस पे। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख सकते हैं, जो प्राइमरी प्रोटीन होता है चेन लाइक होगा, मतलब सिंगल चेन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हल्का क्वाइल्ड हो जाएगा, इसमें देख सकते हैं इसमें कई सारे प्लेट्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और भी सारे बॉन्डिंग बन जाएंगे, तो ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। पर सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होता है टर्सरी स्ट्रक्चर, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड सब इंक्लूड हो जाएगा। और फिर टर्सरी के बाद आता है क्वाटनरी स्ट्रक्चर। मेजर जो क्वेश्चन आते हैं इस पे आते हैं, जो पहला स्ट्रक्चर दिया सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और दूसरा स्ट्रक्चर दिया टर्सरी स्ट्रक्चर है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो टर्सरी स्ट्रक्चर में आते हैं।
अब जो टर्सरी स्ट्रक्चर, यही मेजर एंजाइम्स जितने भी होते हैं प्रोटीनेशियस ही होते हैं एंजाइम, तो वो टर्सरी स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल देख सकते हैं, हीमोग्लोबिन का 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल हो गया। तो इस चार्ट से भी क्वेश्चन आया है, जैसा देख सकते हैं आप कि ड्यू टू यूज़ ऑफ एंजाइम, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो पहले इतनी थी और जब एंजाइम यूज़ किया गया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। तो हम लोग कम ही एफर्ट लगा के वो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट और इनिशियल स्टेज में कोई अंतर नहीं आएगा, वो सेम ड्यूरेशन पे ही आएगा। ठीक। एंजाइम का जो मेजर हाईएस्ट फंक्शन होता है वो 6 से 7 के पीएच पे होता है। टेम्परेचर जो माना जाता है वो जनरली आपका 37 से 38 डिग्री माना जाता है, जो पीक टेम्परेचर है जिसमें मैक्सिमम वर्क होता है एंजाइम का। उसके बाद भी कम हो जाएगा, उससे पहले भी कम रहेगा। और उसके बाद एक ये डायग्राम से क्वेश्चन अक्सर पूछता है KM वैल्यू। तो एक लाइन यहाँ पर याद रखें, KM वैल्यू कम तो एंजाइम का एफिशिएंसी ज़्यादा। ठीक, जिसका KM वैल्यू कम रहेगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। तो ये चीज़ याद रखें। KM वैल्यू होता क्या है, जिसपे जो भी एंजाइम मान लेते हैं इतने, यहाँ पे आके इसका Vmax होता है, तो कब V हाफ होगा वो उसका KM वैल्यू कहलाएगा। तो जिसका KM वैल्यू कम होगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट चैप्टर सेल साइकिल का आप डायग्राम पहला देख सकते हैं। तो इसका ऑर्डर होता है G1S G2M। एम में 3 फेजेस होते हैं, देख सकते हैं आप। जिसमें सबसे पहले आएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल का डिवीजन होगा और 2 सेल्स बन जाएंगे। फिर ये चलेगा G1S G2M, फिर आएगा प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। फिर ये बार बार साइकिल सेल्स में चलती जाएंगी और 1 से 2 सेल्स बनते जाएंगे। G0 फेज भी आता है, जिसमें नो सिंथेसिस होता है, जिसमें सेल रेस्ट में चला जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। G0 फेज भी आता है। तो पूछा जा सकता है G1 के बाद कौन सा फेज है जिसमें सेल कोई काम नहीं करेगा, तो G0 जाता है। ये नहीं कि G1 के बाद S चला जाता है। तो इस चार्ट से भी क्वेश्चन आया है, जैसा देख सकते हैं आप कि ड्यू टू यूज़ ऑफ एंजाइम, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो पहले इतनी थी और जब एंजाइम यूज़ किया गया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। तो हम लोग कम ही एफर्ट लगा के वो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट और इनिशियल स्टेज में कोई अंतर नहीं आएगा, वो सेम ड्यूरेशन पे ही आएगा। ठीक। एंजाइम का जो मेजर हाईएस्ट फंक्शन होता है वो 6 से 7 के पीएच पे होता है। टेम्परेचर जो माना जाता है वो जनरली आपका 37 से 38 डिग्री माना जाता है, जो पीक टेम्परेचर है जिसमें मैक्सिमम वर्क होता है एंजाइम का। उसके बाद भी कम हो जाएगा, उससे पहले भी कम रहेगा। और उसके बाद एक ये डायग्राम से क्वेश्चन अक्सर पूछता है KM वैल्यू। तो एक लाइन यहाँ पर याद रखें, KM वैल्यू कम तो एंजाइम का एफिशिएंसी ज़्यादा। ठीक, जिसका KM वैल्यू कम रहेगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। तो ये चीज़ याद रखें। KM वैल्यू होता क्या है, जिसपे जो भी एंजाइम मान लेते हैं इतने, यहाँ पे आके इसका Vmax होता है, तो कब V हाफ होगा वो उसका KM वैल्यू कहलाएगा। तो जिसका KM वैल्यू कम होगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट चैप्टर सेल साइकिल का आप डायग्राम पहला देख सकते हैं। तो इसका ऑर्डर होता है G1S G2M। एम में 3 फेजेस होते हैं, देख सकते हैं आप। जिसमें सबसे पहले आएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल का डिवीजन होगा और 2 सेल्स बन जाएंगे। फिर ये चलेगा G1S G2M, फिर आएगा प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। फिर ये बार बार साइकिल सेल्स में चलती जाएंगी और 1 से 2 सेल्स बनते जाएंगे। G0 फेज भी आता है, जिसमें नो सिंथेसिस होता है, जिसमें सेल रेस्ट में चला जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। G0 फेज भी आता है। तो पूछा जा सकता है G1 के बाद कौन सा फेज है जिसमें सेल कोई काम नहीं करेगा, तो G0 जाता है। ये नहीं कि G1 के बाद S चला जाता है। अर्लियर प्रोफेज में देख सकते हैं जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो अरेंज नहीं है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी प्रेजेंट है स्लाइटली। और लेटर प्रोफेज में देख सकते हैं जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो स्लाइटली डिसअपियर कर रही है, और जो क्रोमोसोमल मटेरियल था क्रोमेटिड्स के फॉर्म में अरेंज हो गया। तो यही कैरेक्टरिस्टिक था जो पूछा जा सकता है। इसके बाद देख सकते हैं जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो एक तरीके से अरेंज होने जा रहा है ट्रांजिशन मेटाफेज में, और जो मेटाफेज होता है उसमें पोल मतलब इक्वेटर पे जो सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज में देख सकते हैं जो क्रोमोसोम है वो टूट के अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। उसका टीलोफेज में दोनों के बीच एक प्लेट का न्यू प्लेट सिंथेसाइज होती है, जिसकी वजह से दोनों सेल अपोजिटली
डिवाइड करके दोबारा इंटरफेज में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 न्यू सेल्स डिवीज़न के बाद बन चुके हैं। अभी तक हम लोग माइटोसिस देख रहे थे, अब हम लोग मियोसिस का फर्स्ट डिवीज़न देखने जा रहे हैं। तो मियोसिस में आप देख सकते हैं जितने भी स्ट्रक्चर जो फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट होती है वो माइटोसिस ही होती है। देख सकते हैं पहले ऐसे था, फिर अपोजिट अरेंज हुआ इक्वेटर पे, फिर टूट गया पोल्स पे, उसके बाद 2 अपोजिट सेल्स बन गए जिसमें एक एक चला गया। ठीक, तो ये जनरली माइटोसिस है। जो मियोसिस फर्स्ट है वो माइटोसिस है। लेकिन जो मियोसिस सेकंड है इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है। यहाँ देख सकते हैं आप 2 हैं और लास्ट में एक एक बच गए बस। ठीक, ये दोनों आपस में मिला के केवल 1 क्रोमोसोम बचा है। यहाँ कुल मिला के इसमें 2 और 2 4 क्रोमोसोम है और लास्ट में 1 2 3 4 क्रोमोसोम बच गए। तो इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मतलब एक सेल से हाफ सेल्स बन गए। हाफ सेल मतलब एक सेल से सेल्स में जो क्रोमोसोम गया वो 2n से n चला गया। ठीक, तो आप इनिशियल से फाइनल देखेंगे अगर तो 2n से n बनता है मियोसिस में, 2n से n बनता है मियोसिस में। और जो मियोसिस फर्स्ट है वो माइटोसिस ही है, लेकिन मियोसिस सेकंड में रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो ये मेन चीज़ें बातें याद रखेंगे।